Great everyone. Now let's talk about proteins. ठीक है, जितने अभी तक आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, they were like quite simple biomolecules, but proteins in comparison to them are very complex. ठीक है, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोटीन्स हैं क्या. ये ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं which are made by joining many and many number of alpha amino acid. ठीक है, they are you can say macromolecules formed by alpha amino acid. देखो एक बहुत फाइन लाइन होती है, छोटी पतली सी लाइन है, डिफरेंस है एक थोड़ा सा आपके मैक्रोमोलिक्यूल वर्ड में और पॉलीमर में. एक होता है मैक्रोमोलिक्यूल और दूसरा होता है पॉलीमर. मैंने प्रोटीन को पॉलीमर इसलिए नहीं कहा क्योंकि प्रोटीन के अंदर ये जो अल्फा अमीनो एसिड है ना, ये रिपीट हो ना हो इसकी कोई कंपल्शन नहीं है. बट मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ना, उनके अंदर जो है ये आपके अल्फा अमीनो एसिड्स किसी भी ऑर्डर में, किसी भी रैंडम ऑर्डर में प्रेजेंट हो सकते हैं. कोई रिपीटिशन यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है. पॉलीमर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर एक ही यूनिट बार बार रिपीट हो रही होती है, रिपीटिंग यूनिट होता है. मैक्रोमोलिक्यूल में रिपीटिंग यूनिट नहीं होता. तो प्रोटीन जो है ना, उसमें अल्फा अमीनो एसिड किस ऑर्डर में अटैच होंगे, ठीक है, रिपीट होंगे नहीं होंगे, इट इज नॉट नेसेसरी. देयर इज नो डिफाइंड ऑर्डर. ठीक है, और इसी वजह से जो प्रोटीन्स हैं वो इनॉर्मस नंबर ऑफ प्रोटीन्स कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमंस हो. ठीक है, बहुत सारे जो है अलग अलग तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. प्रोटीन्स जो हैं वो आपके दोनों तरह का वर्क करते हैं. दे कैन डू लाइक एक्टिव फंक्शन, ठीक है, और इसके अलावा वो आपके जो जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन, इस तरह के दोनों फंक्शंस जो हैं ये एग्जिबिट करते हैं. स्ट्रक्चरल फंक्शन जैसे आपका मसल्स होते हैं, उनके अंदर मायोसिन नाम का प्रोटीन रहता है. या फिर आपके जो हेयर्स रहते हैं, हेयर्स के अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है. ठीक है, कैराटीन नाम से प्रोटीन प्रेजेंट होता है. जो एक्टिव फंक्शन कर रहे हैं वो भी प्रोटीन्स हैं, चाहे फिर वो आपके लिपोप्रोटीन्स हो जिनके अंदर लिपिड उनसे अटैच होते हैं, ये आपका हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन नाम का प्रोटीन है, ठीक है, कैसिन है. ये अलग अलग तरह के जो प्रोटीन्स हैं अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एज वेल. लेकिन सबसे पहले क्योंकि हमने अल्फा अमीनो एसिड का जिक्र किया है प्रोटीन के अंदर, तो हम अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में ही बात करेंगे. व्हाट डू वी स्टैंड फॉर इन अल्फा अमीनो एसिड? इसका मतलब ये है कि एक कार्बन है जिसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है. अब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन होगा वो आपका अल्फा कार्बन होता है. इसी अल्फा कार्बन के ऊपर ही NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है. कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 bonds are left. now the 2 bonds could be anyone. अगर एक हाइड्रोजन बना भी दें तो दूसरा ग्रुप कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी एनी कार्बन चेन, इट कैन बी हाइड्रोजन ऑल्सो, इट कैन बी इथाइल, मिथाइल, फिनाइल. ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है. बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अभी तक जो है 26 अलग अलग तरह के अल्फा अमीनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करके ऑब्टेन कर लिए गए हैं. ठीक है, जिनमें से जो 20 अल्फा अमीनो एसिड्स है ना, वो हर तरह के प्रोटीन के अंदर मिलते हैं. और 6 अल्फा अमीनो एसिड्स ऐसे भी हैं जो स्पेशल आप मान सकते हो, जो हर हर तरह के प्रोटीन में नहीं मिलता, किसी किसी तरह के प्रोटीन में इनको आइसोलेट करके ऑब्टेन किया गया है. तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिकली आपके जो अल्फा अमीनो एसिड्स है ना, वो 20 हैं जो कि कॉमन है. ठीक है, सो देयर आर 20 अल्फा अमीनो एसिड्स. ओके, अब ये जो आपके अल्फा अमीनो एसिड्स हैं इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं बहुत अलग अलग मेथड से. जैसे एक तो हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस whether they can be synthesized by the human body or not. So on this basis we can have essential alpha amino acids and non-essential alpha amino acids. What are essential alpha amino acids? Which cannot prepared by human body and are required from outside. Okay, and non-essentials are those alpha amino acids which can be prepared by human
बॉडी बाय बॉडी सेल्स, ठीक है, एंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से लेने की इनको जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी इनको खुद ही सिंथेसाइज कर सकती है। बात समझ में आ रही है? जब आप कोई प्रोटीन इनटेक करते हो, किसी भी तरह से प्रोटीन्स खाते हो, तो प्रोटीन बेसिकली खाने का क्या पर्पस है कि ताकि वो प्रोटीन आपकी बॉडी में जब डाइजेस्ट हो जाएंगे तो वो आपको अल्फा अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करें और वो अल्फा अमीनो एसिड्स को यूज करके आपकी बॉडी जो डिजायर्ड प्रोटीन्स हैं उन्हें बना सके। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर हमारी बॉडी ही कुछ अल्फा अमीनो एसिड्स को बना सकती है तो उन्हें बाहर से खाने की, ऑब्टेन करने की हमें जरूरत ही नहीं है। भावना, आर यू लिसनिंग व्हाट आई एम टेलिंग? मुझे लग रहा है आपका ध्यान कहीं और है, फोकस करें प्लीज। ठीक है, तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स, बात समझ में आ गई? अब जो आपके एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, हाँ, अगर ये हमारी बॉडी में इनटेक नहीं होगा तो इनकी वजह से हमें डेफिशिएंसी डिजीज भी हो सकती हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा क्वाशियोरकर जो है, ये एक ऐसी ही डेफिशिएंसी डिजीज है which is occurred due to deficiency of protein। हम कहते हैं कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हुई है ये, लेकिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी कौन सी प्रोटीन की बात हो रही है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हम एसेंशियल जो हमें रिक्वायर्ड है अल्फा अमीनो एसिड्स वो हम नहीं ले रहे हैं। जब नहीं लिए जाते वो प्रोटीन, तब ये जो सिचुएशन है जिसको क्वाशियोरकर बोला जाता है, डेफिशिएंसी डिजीज जो है, ये अकर कर जाती है। ठीक है, तो जो 20 अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उनमें से 10 अल्फा अमीनो एसिड आपके नॉन एसेंशियल की कैटेगरी में आते हैं और जो 10 अल्फा अमीनो एसिड हैं वो आपके एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आप ज्यादा नहीं तो दो एग्जांपल्स तो जरूर ही याद रखिएगा। ठीक है, एसेंशियल के एग्जांपल लिख रही हूँ मैं, जैसे वेलाइन, आइसोल्यूसाइन, these are examples for this essential। और नॉन एसेंशियल में हो जाएंगे जैसे ग्लाइसिन, एलानाइन, एटसेट्रा। दो एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, अल्फा अमीनो एसिड्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। आपके जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। कैसे? आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक और कौन सा ये, अमीनो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक ग्रुप है और आपका जो अमीनो ग्रुप है ये बेसिक ग्रुप है। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर इन दोनों का नंबर सेम होगा, इफ द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स एज वेल एज अमीनो ग्रुप्स आर सेम, तो ये किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे? ये न्यूट्रल कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। जैसे आपका ग्लाइसिन एक न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड है। ठीक है, इसके अलावा एलानाइन दैट इज आल्सो अ न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, अच्छा जी, एसिडिक और बेसिक मतलब एसिडिक के अंदर मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स और बेसिक के अंदर मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं, एस्पार्टिक एसिड, एसिडिक का बता रही हूँ। एस्पार्टिक एसिड एक आपका अल्फा अमीनो एसिड है जिसके अंदर एसिडिक ग्रुप ज्यादा है। देखिए कैसे स्ट्रक्चर है इसका, COOH और एक NH2। ये तो बेसिक होना ही चाहिए अल्फा अमीनो एसिड में, जैसे मैंने बताया था। एक इसमें हाइड्रोजन है और जो एक और ग्रुप बचा है वो है CH2COOH। अब देखो दो COOH ग्रुप हो गए और एक NH2, तो ये किस तरह का हो गया? ये आपका एसिडिक कैटेगरी को बिलोंग करता है, इसलिए इसका नाम भी इसी तरीके से रखा गया है। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड भी इसी तरह से है, वहां पर यहाँ पे CH2COOH हो जाएगा तो वो ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा। अंडरस्टूड? सो उसके अंदर भी क्या है, COOH ग्रुप ज्यादा है, NH2 ग्रुप कम है। जो बेसिक है आपके, बेसिक में जैसे एग्जांपल है लाइसिन या हिस्टिडीन। ठीक है, इनके अंदर NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। लाइसिन का एग्जांपल देती हूँ, फिर उसी तरीके से बना लेते हैं। पहले COOH और NH2, ये तो होना कंपलसरी है। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर एक आपका हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और जो इसके ऊपर ग्रुप अटैच्ड है वो ग्रुप देखो, अब
CH2 CH2 3 बार और आएगा, ठीक है, CH2 CH2 CH2, राइट, एंड देन फाइनली NH2। आगे समझ में? तो अब देखो यहाँ 2 NH2 ग्रुप्स हो गए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक रह गया, ये 2 हो गए, तो ज्यादा इफेक्ट किधर हो गया? बेसिक की तरफ इफेक्ट हो गया। तो ये किसमें, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? बेसिक को बिलोंग करता है। दिस इज अ बेसिक अल्फा अमीनो एसिड। एस्पार्टिक एसिड इज एन एसिडिक। और जो ग्लाइसिन और एलानाइन है, इसके अंदर जो कार्बन पे ग्रुप लगे होते हैं, इसमें हाइड्रोजन होता है ग्लाइसिन में, और एलानाइन में होता है CH3 ग्रुप। ओके, NH2 CH2 COOH, this is glycine. NH2 CH CH3 COOH, this is your alanine. Understood? So न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक कैटेगराइज भी, इस तरीके से भी इनको अल्फा अमीनो एसिड्स को कैटेगराइज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं। क्या वो नॉर्मल कंपाउंड जितने भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं उन्हीं के जैसी हैं, या उनसे कुछ अलग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। बच्चों, जो अल्फा अमीनो एसिड है ना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ना तो टोटली बेस की जैसी है, ना ही यानी NH2 अमीन के जैसी हैं, और ना ही टोटली कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जैसी हैं, ठीक है। चाहे कार्बन का नंबर कितना भी ज्यादा हो, इसके बावजूद भी दे आर वेरी मच सॉल्यूबल इन वाटर। बहुत अच्छे से ये वाटर के अंदर अल्फा अमीनो एसिड सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। ये आपके जो हैं, ये कलरलेस सब्सटेंसेस होते हैं, कलरलेस सॉलिड्स हैं, ठीक है। और ये आपके नॉन वॉलेटाइल भी होते हैं। इसके साथ साथ इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो भी कंपैरेटिवली बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में, जिनका मॉलिक्यूलर मास सिमिलर हो, उनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये प्रॉपर्टीज किस वजह से हैं, इसका क्या रीजन है? इसके रीजन को हम समझा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन, कि जो हमारा अल्फा अमीनो एसिड है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड CH COOH, एक तरफ NH2, और ये कार्बन चेन लिख देती हूँ मैं, ठीक है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस ऑल्सो, कि ये जो है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H पॉजिटिव लूज कर देता है, और यही H पॉजिटिव NH2 ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से अट्रैक्ट कर लेता है। सो इट विल बिकम लाइक, R अपनी जगह पे है, CH, एक तो बन गया COO नेगेटिव, और इधर से बन गया NH3 हो गया, NH2 था NH3 हो गया विद अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो आयन यहाँ पे बना, जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पोल्स एक साथ प्रेजेंट है, कंक्रीट पोल, पार्शियल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। इसने अपना H पॉजिटिव लूज कर दिया, और इसी मॉलिक्यूल के एक और हिस्से ने उसी H पॉजिटिव को रख लिया। इस सिचुएशन को आप ऐसे मान सकते हो, जैसे कि अगर आपके घर में सपोज आप लोग 3 भाई बहन है, ठीक है, और आप लोगों के घर में ऐसे रहते हैं कि भाई एक कमरा आपका है, एक कमरा आपके जैसे सपोज दादी बाबा का है, और एक रूम जो है वो आपके अंकल आंटी का है, ठीक है। तो आप अपने मम्मी पापा से नाराज हो गए, अपने कमरे में से बाहर निकल गए, ठीक है, और आपके दादी बाबा ने या आपके अंकल आंटी ने ना आपको अपने कमरे में बिठा लिया कि आज बेटा तुम्हारे पास हो जा, ठीक है। तो ये सिचुएशन वैसी ही है, एक ने H पॉजिटिव लूज कर दिया, और दूसरे ने उसी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ये जो आयन बनता है, जिसके अंदर दो दो पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, इट इज नोन एज डाइपोलर आयन, एंड इज ऑल्सो नोन एज ज्विटर आयन, ठीक है। अब ये जो ज्विटर आयन है एवरीवन, जो ज्विटर आयन की फॉर्मेशन है, इसी वजह से ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये ऐसी हैं। अगर हम जो क्वेश्चन की कंपैरिजन करते हैं तो इसी तरीके से आते हैं कि जो भी आपके अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, व्हाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई दे आर highly soluble in water, this is because of formation of Zwitter ion. Why they are having high melting points? Because of formation of Zwitter ion. आपको Zwitter ion हमेशा बना के दिखाना पड़ेगा जब भी आप कभी इस आंसर को लिख रहे हैं तो, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है, एंड दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक point. What is isoelectric point?
It is defined as a pH at which there is no net movement of alpha amino acid in presence of इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या कर रहे हैं, आपने कोई अल्फा अमीनो एसिड लिया, जैसे मैंने ग्लाइसिन ले लिया और मैंने ग्लाइसिन को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। अब ग्लाइसिन के उस सॉल्यूशन में से अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स लगा करके उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करती हूँ, तो क्या आयंस की मूवमेंट होगी? मूवमेंट नहीं होगी। मूवमेंट इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो आपका न्यूट्रल है, तो वो न्यूट्रल की भी तो कोई ना कोई पीएच होती है ना, राइट। इसी तरीके से अगर एस्पार्टिक एसिड को ले लिया जाए, एस्पार्टिक एसिड जो कि एक एसिडिक आपका अल्फा अमीनो एसिड है, अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो फिर इसमें टोटल जो नेगेटिव आयंस है उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि COOH ग्रुप ज्यादा है। तो COOH ग्रुप ज्यादा होने की वजह से जब वो अपने हाइड्रोजन आयन को लूज कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, राइट। और इसी वजह से हमें एक मूवमेंट दिखाई देने लगेगी। तो मतलब ऐसे आप मान के चलें कि सपोज आपका ये बेस मॉलिक्यूल है और इसके ऊपर ये दो COOH ग्रुप लगे हुए हैं। जैसे ही इसको आप वाटर में डिसॉल्व कर दोगे, ये अपने H पॉजिटिव लूज कर देगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये जो NH2 ग्रुप है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर आपने लगाई नेगेटिव प्लेट, यहाँ पर आपने लगा दी पॉजिटिव प्लेट, और इनको दोनों को ज्वाइन कर रखा है आपने बैटरी के साथ, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब नेगेटिव चार्जेस ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो अपने पूरे के पूरे अल्फा अमीनो एसिड को किधर ले जाएंगे? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। हम चाहते हैं कि ये मूवमेंट ना हो, ये मूवमेंट रुक जाए। अगर ये मूवमेंट को रुकना है तो हमें इस सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। इस सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि नेगेटिव पॉजिटिव जो चार्जेस का सेपरेशन हो रहा था वो ना हो, right? And this pH is known as isoelectric point. This pH is known as isoelectric point. The pH at which, एक ऐसी pH जहां पर कोई मूवमेंट नहीं होगा अल्फा अमीनो एसिड का जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, ठीक है, दैट इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। हर एक आपके अल्फा अमीनो एसिड के लिए ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये पीएच जो है ना वो डिफरेंट होती है। अंडरस्टूड? जो आपके न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उनकी जो पीएच है वो 7 से थोड़ी सी कम रहती है, 6.1 या फिर 6.2 इस तरीके से रहती है। जो एसिडिक होते हैं उनकी पीएच और भी कम हो जाती है, 3 से लेकर और 5.4 तक उनकी पीएच होनी चाहिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की। और जो आपका एस्पार्टिक एसिड है उसकी एग्जैक्टली 3 है। इसी तरीके से जो बेसिक होते हैं उनकी पीएच 7.5 से लेकर के और 11 के अप्रोक्सीमेटली लाइक करती है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की पीएच उसी बीच में लाई करती है। समझ में आ गई बात? हाँ जी, क्लियर टू ऑल? सो दैट इज अबाउट अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड को समझे बिना हम प्रोटीन्स को समझ ही नहीं सकते। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझना, ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर को समझना, कैसे वो बाकी कंपाउंड से या बाकी सिंपल मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है या सिर्फ अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है या फिर अलग अलग पोजीशंस में प्रेजेंट होता है, उनसे डिफरेंट है, ठीक है ना। तो अल्फा अमीनो एसिड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। अब आगे स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं पेप्टाइड्स की। नाउ व्हाट इज दिस पेप्टाइड? हम धीरे धीरे प्रोटीन के स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। पेप्टाइड is basically formed when two alpha amino acids are joined. जब दो अल्फा अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो वो जो मॉलिक्यूल बनता है उसको बोला जाता है डाई पेप्टाइड। दो मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं, जैसे वहां था डाई सेकेराइड, यहाँ हो गया डाई पेप्टाइड। What is a peptide? Peptide is a kind of bond, peptide bond. It is the bond, chemical bond which join
2 alpha amino acids, and the bond is this C double bond O NH. This is the bond which is present. देखिए कैसे जुड़ते हैं. सपोज हमारे पास एक है ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल. ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल होता है CH2 COOH और ये दूसरी तरफ हो गया NH2. ठीक है. और इसके साथ हम सपोज जोड़ रहे हैं एलानाइन को. एलानाइन मॉलिक्यूल इज CH CH3 COOH और NH2. अब यहाँ से ये जब दोनों आपस में जुड़ेंगे ना तो यहाँ से ये एक OH और एक H2O माइनस वाटर निकल जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे. क्या क्या बच गया? यहाँ CO बच गया, यहाँ NH बच गया, CO और NH. इसके अलावा यहाँ जो कार्बन चेन थी CH CH3 COOH और पीछे जो कार्बन चेन थी CH2 और NH2. आ गया समझ में? ठीक है. तो व्हाट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड? अ पेप्टाइड बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इज अ केमिकल बॉन्ड व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन टू अल्फा अमीनो एसिड्स. अब इस बॉन्ड की केमिस्ट्री जानना चाहते हैं तो केमिस्ट्री क्या है इसकी? इसकी केमिस्ट्री ये है CONH. The CONH bond present between two alpha amino acid is known as peptide bond. Okay, and the molecule which is formed when two alpha amino acids join is known as dipeptide. तो जैसे डाइपेप्टाइड है वैसे ही ओलिगोपेप्टाइड हो सकता है. ओलिगो मतलब वही नंबर इज फ्रॉम 2 to 9. जब 2 से लेकर 9 अल्फा अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं तो जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम ओलिगोपेप्टाइड कहेंगे. ऐसा भी बोल सकते हैं ओलिगोपेप्टाइड इज अ मॉलिक्यूल व्हिच गिव 2 to 9 अल्फा अमीनो एसिड्स ऑन हाइड्रोलिसिस. ओलिगोपेप्टाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी हाइड्रोलिसिस करने से उसमें 2 से लेकर के और 9 तक अल्फा अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं. ओलिगोपेप्टाइड के बाद जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वो है पॉलीपेप्टाइड. Polypeptide is a molecule which give many hundreds and thousands of alpha amino acids on hydrolysis. ठीक है जी, आगे समझ में. अब ये क्यों पढ़ रहे हो? ये इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि जब तक आप ये पॉलीपेप्टाइड तक नहीं पहुंचोगे तो प्रोटीन तक आने का सवाल ही पैदा नहीं होता. प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसको हम 4 लेवल में स्टडी करते हैं. वी स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन 4 डिफरेंट लेवल्स एंड द फर्स्ट लेवल इज द वन इन विच एक चेन के अंदर कौन कौन से अल्फा अमीनो एसिड को रखा गया है उस ऑर्डर के बारे में पता चलता है, यानी सीक्वेंस पता चलता है. तो फर्स्टली वी मस्ट नो व्हाट डू वी मीन बाय पॉलीपेप्टाइड, then only we can talk about the structure of protein. Clear? Ma'am, please stop recording.